7 फरवरी 2026 बीजेपी असम के एक्स हैंडल पे एक 18 सेकंड का वीडियो आता है। उसमें दिखता है असम के चीफ मिनिस्टर एक राइफल ताने हुए हैं और एआई से बनाए गए 2 मुसलमान आदमियों की तस्वीर पर निशाना साध रहे हैं। कैप्शन था पॉइंट ब्लैंक शॉट। जब तक ये पोस्ट को डिलीट किया गया ये वायरल हो चुका था। पॉइंट ये है कि ये कोई फ्रिंज सोशल मीडिया ट्रोल नहीं था, ये एक रूलिंग पार्टी का ऑफिशियल हैंडल था। ये वो नेता है जिन्हें इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में इंडिया का बेस्ट चीफ मिनिस्टर कहा गया था। कुछ लोग इन्हें बीजेपी में मोदी के बाद अगला चेहरा भी बोलते हैं और ये है असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा AKA पॉलिटिक्स के धुरंधर। नहीं, उतने स्टाइलिश नहीं है, बल्कि लोगों की 2 कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस हैं। जैसे वहां होता ना प्रोपेगेंडा या पीक डिटेलिंग, ऐसे हिमंता को भी कुछ लोग नॉर्थ ईस्ट का किंग बोलते हैं और कुछ लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट का सबसे अमीर और सबसे करप्ट नेता। एक तरफ वो नेता जो असम में सेमीकंडक्टर प्लांट को लेके आया, 15 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस बनवाए, इकोनॉमी को भारत की फास्टेस्ट ग्रोइंग बनाया, और दूसरी तरफ वो नेता जिसके खिलाफ कोर्ट में हेट स्पीचेस की पिटीशन पड़ी हुई है, जिसके स्टेट में 171 अलिजेड पुलिस एनकाउंटर में 56 लोग मारे गए और जिसने खुद पुलिस को पहले क्रिमिनल्स के पांव में गोली मारो इसका ऑर्डर दिया था। ये कॉम्बिनेशन कहीं और मिलना इम्पॉसिबल है। हिमंता के बारे में ये लाइन फिट बैठती है, यू कैन लव हिम और हेट हिम बट यू कैन नॉट इग्नोर हिम। हेमंत शर्मा जी करप्ट थे या नहीं थे? चलो भैया, अमित भाई जवाब नहीं दिया। जी मैं जवाब देना नहीं चाहता इसका, इस तरह से क्वेश्चन नहीं करते। तो आइए आज थोड़ा हिमंता बिस्वा शर्मा की कहानी जानते हैं। आइए देखते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा जो आज नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे बने हुए हैं, वो कभी असम कांग्रेस के डार्क हॉर्स हुआ करते थे। लेकिन हिमंता का पॉलिटिकल करियर ऑल असम स्टूडेंट यूनियन से शुरू होता है, वही AASU जिसने असम एजिटेशन की नींव रखी थी। इनके पर्सोना से शायद लगता नहीं है, बट हिमंता काफी पढ़े लिखे नेता है। इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में BA और MA किया है, फिर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से LLB और बाद में PhD तक की हुई है। 1996 में कांग्रेस की टिकट पे MLA का इलेक्शन लड़ते हैं लेकिन हार जाते हैं। फिर गुवाहाटी हाई कोर्ट में 2001 तक लॉ की प्रैक्टिस करते हैं और 2001 में हिमंता पहली बार जलुकबाड़ी से MLA बनते हैं और फिर 2006-2011 लगातार 2 बार जीतते हैं। हिमंता का कद पार्टी में बढ़ता जा रहा था और एक के बाद एक पोर्टफोलियो इनको मिलने लगे थे। फाइनेंस, हेल्थ, एजुकेशन, प्लानिंग। लोग यहां तक कहने लगे थे कि तरुण गोगोई के CM रहते हुए असम की गवर्नेंस प्रैक्टिकली हिमंता के हाथ में थी। तो फिर जब सब कुछ ठीक था तो हिमंता को कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आने की जरूरत क्या पड़ी? तो बात यह है कि तरुण गोगोई 15 साल से असम के CM रहे थे और वो चाहते थे कि उनके बाद असम के CM उनके बेटे गौरव गोगोई बने। वही गौरव गोगोई जो आजकल लोकसभा में राहुल गांधी की राइट हैंड मैन दिखाई देते हैं। लेकिन हिमंता की नजर CM की पोस्ट पर थी और इसीलिए उन्होंने दिल्ली में हाई कमांड से बात करने की कोशिश करी, लेकिन हाई कमांड ने उनकी बात सुनी नहीं। And finally, when we sit down with his for some serious discussion, I always found him playing with his dog instead of giving attention to the people surrounding him. और फिर 2014 में कुछ ऐसा होता है जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। सेंटर में बीजेपी की सरकार आ जाती है और करप्शन के केसेस खुलने लगते हैं। हिमंता वैसे तो असम में काफी पॉपुलर लीडर थे, लेकिन इनके ऊपर उतने ही ज्यादा करप्शन के चार्जेस भी लग रहे थे। CBI ने हिमंता के घर पे रेड डाली। शारदा चिट फंड स्कैम में घंटों तक पूछताछ हुई। हिमंता का जवाब यह था कि वो इस केस में एक विटनेस है, अक्यूज्ड नहीं है। लेकिन यहां पर टाइमिंग देखो, 2015 में बीजेपी ने खुद एक बुकलेट रिलीज करी थी जिसमें हिमंता को लुई बर्गर वाटर सप्लाई स्कैम में की सस्पेक्ट बताया था और उसी साल अगस्त में वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और इसके बाद CBI ने कभी भी उन्हें दोबारा नहीं बुलाया। और ये एक ऐसा पैटर्न है जो बार बार देखा जाता है। हाल ही में कांग्रेस MP प्रद्युत बोरदोलोई ने बीजेपी ज्वाइन की है। पिछले महीने तक बीजेपी इन्हें हैविली करप्ट बोलती थी और अब पार्टी का पटका पहनाया जा रहा है। ये व्हाइट वॉशिंग का पैटर्न बीजेपी में बड़ा पुराना है और इसीलिए लोग इन्हें वॉशिंग मशीन पार्टी तक कहने लगे हैं। हर वो अपोजिशन लीडर जो बीजेपी को करप्ट लगता है वो पार्टी ज्वाइन करते ही दूध का धुला बन जाता है। बीजेपी में आके हिमंता ने सिर्फ पार्टी नहीं बदली बल्कि एक कंप्लीट पॉलिटिकल रीबर्थ ले लिया। बीजेपी ने उन्हें नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस यानी नेडा का कन्वीनर बनाया। नेडा का काम था नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस के खिलाफ पार्टीज को एक साथ लाना। मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल, मेघालय, एक के बाद एक स्टेट बीजेपी के हाथ में आते चले गए और हर जगह इस जीत के पीछे हिमंता को क्रेडिट दिया जा रहा था। 2016 में असम में बीजेपी की पहली बार सरकार बनती है। 15 साल का कांग्रेस का राज खत्म होता है, लेकिन CM बनाया जाता है सर्बानंद सोनोवाल को। और फिर 2021 में जब हिमंता के अंडर बीजेपी दोबारा असम जीतती है और अकेले बीजेपी को 60 सीटें
मिलती है तब हेमंता को सीएम की कुर्सी दी जाती है। असम में लोग उन्हें मामा कह के बुलाते हैं। ये सिर्फ एक अफेक्शनेट निकनेम नहीं है, ये उनका ब्रांड है। वो एक एक्सेसिबल लीडर की इमेज रखते हैं, ग्राउंड पे जाते हैं और इसी इमेज ने उन्हें कांग्रेस या बीजेपी के नेता होने से अलग एक पर्सनल ब्रांडिंग दी है, जिसे सिर्फ वो पॉलिटिकल लीडर नहीं बल्कि एक पॉपुलर फिगर बन गए। एंड इस हाइप इज काइंड ऑफ जस्टिफाइड, क्योंकि इनके चीफ मिनिस्टर बनने के बाद असम ने कई सारे एरियाज में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया है। एटलीस्ट नंबर्स तो यही कहते हैं। आरबीआई की डेटा के अनुसार 2020 से लेके 2025 के बीच में जहां बाकी राज्य की इकोनॉमी 30% से ग्रो की है ऑन एन एवरेज, असम की इकोनॉमी उनसे कहीं ज्यादा 45% से ग्रो की है। इनफैक्ट रीसेंट टाइम्स में सारे मेजर स्टेट्स में असम सबसे तेजी से ग्रो किया है इकोनॉमिकली। टाटा ग्रुप का 27,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर प्लांट असम के मोरीगांव में बनने वाला है, जो कि इंडिया की पहली ग्रीनफील्ड सेमीकंडक्टर असेंबली फैसिलिटी है। सोचो, एक कंपनी 27,000 करोड़ के बड़े अमाउंट के साथ सेमीकंडक्टर यानी कि फ्यूचर टेक में इन्वेस्ट कर रही है, और ये उसी स्टेट में हो रहा है जहां पहले इंसर्जेंसी के दौर में बाकी कंपनीज आने से कतराती थी। मेडिकल कॉलेजेस 2021 में 7 थे, आज की डेट में 15 हैं, 10 अंडर कंस्ट्रक्शन है। एमबीबीएस की सीट 726 से बढ़कर 1500 हो गई है, ऑलमोस्ट डबल। गुवाहाटी रिवर फ्रंट डेवलप हुआ है, ब्रह्मपुत्र पर कई सारे नए ब्रिजेस बने हैं, एंड पूरे असम से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, वहां फ्लड्स की बहुत प्रॉब्लम है, और सारे एसएमईज लोग बोलते हैं कि वहां पे ब्रिजेस तो बहुत बने हैं। गुवाहाटी एयरपोर्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट है। पिछले साल 2025 में वहां पे 7 मिलियन 70 लाख पैसेंजर्स आए थे। एंड माइंड यू, ये सारे प्रोजेक्ट सिर्फ कागजों पर नहीं है, ग्राउंड पे भी इनका काम दिखता है। आप गुवाहाटी के लोगों से बात करोगे, वो एक तरफ पॉल्यूशन से बहुत परेशान है, बट वो एक तरफ खुश है कि पॉल्यूशन में ज्यादातर कंस्ट्रक्शन डस्ट है, क्योंकि वहां पे इतनी ज्यादा स्केल पे डेवलपमेंट हो रहा है। और इसी विकास की वजह से हेमंता बिस्वा शर्मा असम में बहुत पॉपुलर है। अच्छा, एक चीज है पॉपुलर होना और एक चीज है कंट्रोवर्शियल होना, एंड हेमंता बिस्वा शर्मा ये मंकी बैलेंसिंग बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द फ्लिप साइड ऑफ हेमंता बिस्वा शर्मा। बंदा कंट्रोवर्शियल बहुत है। आप अगर असम की पॉलिटिक्स से उतना वास्ता नहीं रखते हैं तो आप ये जानकर बहुत शॉक हो जाएंगे कि वो इंसान जो आज वहां का चीफ मिनिस्टर है, 1991 में बहुत सीरियस केसेस में उनका नाम था। इनके ऊपर एक्सटॉर्शन और टाडा यानी कि एंटी टेरर चार्जेस तक लगाए गए थे। हेमंता पे आरोप लगा था कि उन्होंने एक सेपरेटिस्ट आउटफिट यूएलएफए के बिहाफ पे लोगों से एक्सटॉर्शन का पैसा लिया था। इसके अलावा इनके हॉस्टल रूम से एक रिवॉल्वर और एम्यूनिशन भी जब्त हुआ था, और उस टाइम पे कांग्रेस लीडर के केस में भी इनका नाम आया था। हालांकि बाद में उन्हें इस केस से एक्विट कर दिया था, पर तुम समझ रहे हो ना, बॉलीवुड मूवीज में दिखाया जाता है ना एक बड़ा पॉलिटिशियन, उसके पुरानी हिस्ट्री, पुराने कनेक्शन, दबदबा, एम्यूनिशन, चार्जेस, ये सब हेमंता बिस्वा शर्मा। That is the history of हेमंता। फिर आया लुइस बर्जर वाटर सप्लाई स्कैम। इसको मैं पहले लुई बर्गर बोल रहा था, बट लुइस बर्जर वाटर सप्लाई, व्हाटएवर, आप जिस हिसाब से पढ़े लिखो आप उस हिसाब से बोलो दोस्तों। अमेरिकन कंपनी लुइस बर्जर इंटरनेशनल ने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के सामने खुद एडमिट किया है कि उन्होंने बड़े स्केल में इंडिया के ऑफिशियल्स को ब्राइब किया था, जिसमें से सबसे बड़ा हिस्सा असम का था। और उस वक्त हेमंता गुवाहाटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर थे, जहां ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हुआ था। तो जॉइन द डॉट्स। इसके अलावा शारदा चिट फंड स्कैम, जिसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसमें भी इनका नाम आया था। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। पर इन सभी केसेस में एक पैटर्न बहुत क्लियरली दिखता है। जब भी इनका नाम कोई बड़े केस में आता है, पता नहीं किसी कारणवश क्रूशियल एविडेंसेस गायब हो जाते हैं। जैसे इन पे जो टाटा केसेस लगे थे, जो केस डायरीज थी वही गायब हो गई, जो इंपॉर्टेंट एविडेंस हो सकती थी। ऐसे ही लुइस बर्जर स्कैम में हुआ। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की, लेकिन जीएमडी ऑफिस से 7 इंपॉर्टेंट फाइल्स गायब हो गई। हर ऐसे इन्वेस्टिगेशन में लैप्सेस हो जाते हैं। अब ये कोइंसिडेंस है या कॉन्स्पिरेसी, ये आप डिसाइड करो। हम तो बोल देंगे तो फिर केस हो जाता है आजकल डिफेमेशन का। हेमंता की पत्नी रिनकी भुयान शर्मा नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा मीडिया एम्पायर चलाती हैं। न्यूज लाइव, नॉर्थ ईस्ट लाइव, 3 एंटरटेनमेंट चैनल और एक असमीज न्यूज़पेपर। एंटरप्रेन्योर है, सक्सेसफुल है। 2016 में इन्होंने डिक्लेयर किया था कि इनकी कंबाइंड असेट 6 करोड़ की है, जो 2021 में 17 करोड़ हो गई थी और 2026 में 35 करोड़ थी। हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी को कांग्रेस बार बार अलग अलग एलिगेशन से टारगेट करती है। कांग्रेस ने एलिगेशन लगाया कि नागांव में इन्होंने एग्रीकल्चर लैंड खरीदी और उसे इंडस्ट्रियल लैंड में कन्वर्ट करवाया, और फिर पीएम किसान संपदा योजना के अंदर 10 करोड़ का गवर्नमेंट ग्रांट हासिल कर लिया। यह स्कीम किसानों के लिए थी। और कांग्रेस ने यह भी क्लेम कर डाला कि रिनिकी जी से जुड़ी हुई एक रियल एस्टेट कंपनी ने 18 करोड़ की वो सरकारी जमीन हासिल करी जो लैंडलेस गरीबों के लिए रिजर्व थी, जिसका एक हिस्सा बाद में हेमंता के बेटे नंदिल के नाम पे ट्रांसफर हुआ। और इन सब पे हेमंता बिस्वा शर्मा का जवाब बड़ा सीधा है। उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाऊंगा अगर कोई ये सारी चीजें प्रूव कर दे, और फिर कहा कि रिनिकी जी की सारी प्रॉपर्टी एक दिन असम के लोगों को दे दी जाएगी। अभी कुछ टाइम पहले रिनिकी जी पर कांग्रेस ने और एलिगेशन लगाए थे कि इनके पास तो यूएई का गोल्डन वीजा है, दुबई में इनकी प्रॉपर्टीज है, यूएस के व्योमिंग में इन्होंने कंपनीज रजिस्टर करा रखी है। लेकिन बाद में सारा पता चलता है कि यूएई की गवर्नमेंट ने तो इस बात को खारिज कर
दिया है। और जो गोल्डन कार्ड था वो किसी पाकिस्तानी का था जिसमें नाम मिटा के रेणुका जी का नाम वहां पर लगाया गया। और जो व्योमिंग की कंपनी है वो कोई भी रजिस्टर करवा सकता है। एक कंपनी तो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से 48 घंटे पहले रजिस्टर हुई थी। और इसके जवाब में हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि वो कांग्रेस के लीडर पवन खेड़ा पर बहुत गहरी कार्रवाई करने वाले हैं। और इन्होंने गौरव एलिजाबेथ 786 जो गौरव गोगोई को टारगेट करते हुए व्योमिंग में एक वैसी कंपनी रजिस्टर करके भी दिखा दी कि देखो कोई भी जाके $200 देके काम कर सकता है। और जब ये सारा मैटर चल रहा था तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने पवन खेड़ा को लेकर बहुत सारी बातें कही कि पवन खेड़ा का वो पेड़ा बना देंगे। पवन खेड़ा बन जाएगा पवन पेड़ा, मैं इसको ठीक से पेड़ूंगा। दरअसल हिमंता बिस्वा शर्मा अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के लिए खूब जाने जाते हैं और इसके लिए वो न्यूज में भी लगातार बने रहते हैं। जनरल बिपिन रावत देश का गौरव था। उनका नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया। राहुल गांधी क्या बोला, भाई प्रूफ दो, प्रमाण दो। अरे भाई आप कौन सा पिता का बेटा है, कभी हमने प्रूफ मांगा हो क्या? हिमंता ने सीएम बनते ही जुलाई 2021 में पुलिस ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन दी थी कि सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स के पांव में गोली मारो। उन्होंने खुद कहा था कि असम पुलिस का अब ये पैटर्न होने वाला है और उसके बाद जो हुआ वो नंबर्स में क्लियरली दिखाई देता है। हिमंता के सीएम बनने के बाद मई 2021 से अगस्त 2022 के बीच में 171 अलिजिड पुलिस एनकाउंटर हुए जिसमें 56 लोग मारे गए और 145 लोग इंजर्ड हुए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को वेरी सीरियस कहा था और असम ह्यूमन राइट्स कमीशन को इंडिपेंडेंट प्रोब का ऑर्डर दिया था। ये कुछ उसी तरह का पैटर्न है जो हमें यूपी में देखने को मिलता है जब योगी आदित्यनाथ सीएम बन के आते हैं। और योगी आदित्यनाथ के साथ हिमंता बिस्वा शर्मा की एक और सिमिलरिटी है। ये पूरे देश में 2 ही ऐसे बीजेपी के सीएम है जिनकी अपनी एक फॉलोइंग है। बाकी सारे के सारे आप सीएम देखोगे वो सेंट्रल लीडरशिप ने अपॉइंट कर दिए पर उन्हें कोई जानता तक नहीं है। इसके अलावा बीजेपी की बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स ने जो किया वही असम में भी हो रहा था। हिमंता ने कई सारी फ्रीबीज स्कीम शुरू करी जो बहुत पॉपुलर हुई, लेकिन स्टेट का डेट जो 2016 में 35,000 करोड़ था वो 2025 में 1.78 लाख करोड़ पहुंच गया। अब स्टेट में डेट जरूर बढ़ा है लेकिन इस स्टेट की इकोनॉमी ग्रोथ बाकी कई सारे स्टेट की ग्रोथ से काफी तेजी से बढ़ी है। लेकिन एक ऐसा सवाल जो कोई नहीं पूछता लेकिन पूछना चाहिए कि अगर इकोनॉमी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है तो लोग जॉब करने के लिए बाहर क्यों जा रहे हैं? स्टेट में माइग्रेशन घटता हुआ क्यों नहीं दिख रहा है? इन सब के अलावा हिमंता बिस्वा शर्मा पे कम्युनल इमेज का भी ठप्पा बार बार लगता रहता है और ये सिर्फ 1-2 बयान नहीं बल्कि एक कंसिस्टेंट डॉक्यूमेंटेड पैटर्न है। सीएम बनने के बाद हिमंता ने असम के 1281 गवर्नमेंट रन मदरसास को रेगुलर स्कूल्स में कन्वर्ट कर दिया था। सरकार की ऑफिशियल लाइन ये थी कि गवर्नमेंट के पैसे रिलीजियस एजुकेशन पे नहीं लगने चाहिए, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि ये डायरेक्टली एक कम्युनिटी के कल्चरल इंस्टीट्यूशन पे अटैक किया जा रहा है। इसके बाद कुछ मदरसास को फिजिकली डिमोलिश भी किया गया और सरकार का एलिगेशन था कि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए यूज हो रहे थे। फिर 2023 में आया चाइल्ड मैरिज क्रैकडाउन। असम में 31.8% वुमेन की शादी 18 साल से पहले होती थी जो कि नेशनल एवरेज से काफी ज्यादा था। फरवरी 2023 में एक ही रात में 3,000 से ज्यादा लोग अरेस्ट कर लिए गए। ज्यादातर अरेस्ट उन डिस्ट्रिक्ट में हुए जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन काफी ज्यादा थी जैसे धुबरी, बारपेटा, नागांव। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस क्रैकडाउन को एंटी पुअर और एंटी माइनॉरिटी कहा था, लेकिन हिमंता का कहना था कि इसके पीछे कोई भी रिलीजियस प्रोफाइलिंग नहीं की गई है। और फिर आता है वो एआई वीडियो जिसका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। बीजेपी असम के ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक एआई जनरेटेड क्लिप शेयर की जाती है जिसमें हिमंता राइफल से स्कल कैप पहने हुए मुसलमानों की तस्वीर पे निशाना साध रहे होते हैं। कैप्शन था पॉइंट ब्लैंक शॉट। बैकग्राउंड में लिखा था नो मर्सी, फॉरेनर फ्री असम और बाद में इसको डिलीट कर दिया जाता है। सीपीआई, सीपीआईएम, 12 सोशल एक्टिविस्ट इन सब ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली और हिमंता का जवाब इसमें क्या आता है? उस वीडियो में असमीज मुस्लिम्स और बंगला मुस्लिम्स के बीच में डिफरेंस को हाईलाइट करना चाहिए था। 2011 सेंसस के अनुसार असम में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 34.22% थी। ये इंडियन सिटीजन्स है, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट नुआंस भी है। असम में इलीगल इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा और बहुत रियल इशू है। ये बहुत डेकेड्स पुरानी प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को एड्रेस करना लेजिटिमेट भी है, लेकिन एक सीएम का काम है कि वो लीगल प्रोसेसेस से काम करे, ना कि सोशल मीडिया पर इस तरह की एआई जनरेटेड वीडियोस को शेयर करे। 2019 में असम का एनआरसी पब्लिश होता है जिसमें 19 लाख लोग लिस्ट से बाहर किए जाते हैं। फाइनल जब लिस्ट निकल के आती है तो ये नंबर 16 लाख हो जाता है। इसमें 7 लाख मुस्लिम थे, 5 लाख बंगाली हिंदू थे और 2 लाख असमीज हिंदू थे। हिमंता ने खुद उस वक्त कहा था कि इस एनआरसी में कई सारे जेन्युइन इंडियंस बाहर हो गए और प्रोसेस ठीक नहीं था, लेकिन आज वही एनआरसी का फ्रेमवर्क यूज करके बांग्लादेशीज की बात की जाती है, जबकि इस लिस्ट में एक्सक्लूड हुए सबसे ज्यादा लोग नॉन मुस्लिम थे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर इस पूरी डिबेट में मिस हो जाता है। हिमंता बिस्वा शर्मा अमित शाह और नरेंद्र मोदी के काफी करीबी माने जाते हैं। बीजेपी के अंदर उनका पॉलिटिकल कैपिटल काफी बड़ा है। राइट विंग सर्कल्स में वो बहुत रेस्पेक्टेड हैं और हिमंता का एक पॉलिटिकल वेट भी है जो यूपी सीएम के अलावा किसी दूसरे स्टेट के बीजेपी सीएम में नहीं दिखता है। इसीलिए कुछ लोग इन्हें बीजेपी का फ्यूचर पीएम कहते हैं। मेरे हिसाब से हिमंता शायद कभी एक नेशनल रोल में दिख भी सकते हैं, लेकिन मोदी के सक्सेसर या योगी के लेवल पर फिलहाल इनकी पॉपुलैरिटी और रीच नहीं है। हिमंता की अपील अभी नॉर्थ ईस्ट तक काफी लिमिटेड है। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और एमपी जैसे
स्टेट्स में ग्राउंड लेवल पर उनका नाम इतना नहीं है, भले सोशल मीडिया पे चलता हो, और करप्शन का टैग नेशनल पॉलिटिक्स में आने से इनके अगेंस्ट काम कर सकता है। लेकिन जहां तक बात है असम के स्टेट इलेक्शन की, तो कांग्रेस की मशीनरी ने पूरा जोर लगाया है, लेकिन हिमंता की पॉपुलैरिटी पर इसका ज्यादा असर होता हुआ दिख नहीं रहा है। उल्टा जो कांग्रेस ने अभी इनकी वाइफ के अगेंस्ट इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी करी थी, जिसमें फोटोशॉप और एआई इमेजेस की बात निकल के आ रही है, तो इनके लिए और ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। 2016 में, 2021 में दोनों बार बीजेपी अच्छी खासी सीट लेके आई थी। कांग्रेस के खुद के असम प्रेसिडेंट भूपेन बोरा बीजेपी में आ चुके हैं। प्रद्युत बोरदोलोई जो 1 महीने पहले तक कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। गौरव गोगोई के अलावा स्टेट में ऑपोजिशन के पास कोई पॉपुलर फेस नहीं है, कोई बड़ी एंटी इनकम्बेंसी भी स्टेट के अंदर दिखाई नहीं दे रही है। तो इस इलेक्शन में बीजेपी के लिए बेसिकली एक डन डील जैसा मामला दिखाई दे रहा है। मैंने ये प्रेडिक्शन इलेक्शन से पहले इसलिए नहीं करी, वरना लोग बोलते आप इलेक्शन को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। अब इलेक्शन हो चुके हैं, रिजल्ट का वेट है, जब रिजल्ट आ जाएंगे तो एक बार उस पर भी डिस्कशन कर लिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी शक्ल देख के डिसलाइक मत कर देना, एंड या डू सब्सक्राइब टू ओपन लेटर एंड सार्थक गोस्वामी। थैंक यू। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और अच्छा लगेगा, स्क्रीन पे लगा दिया है, क्लिक करो और अभी देख डालो।